ये पूरा सेशन है हमारे थॉट्स पर, हमारे विचार कैसे बनते हैं। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। हम लोगों के मन में कई बार ये सवाल आता है कि विचार बनते कैसे हैं? हम सोचते भी हैं कि यार ये थॉट्स आते कहाँ से हैं? तो इसका बड़ा सीधा-सीधा सा रास्ता है, विचार कैसे बनते हैं। ये या तो कोई घटना पास्ट में घटी है, या हमारे साथ अभी घट रही है, या फ्यूचर में हमारे साथ घटने वाली है, उसके बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं, तब हमारे मन में विचार आना शुरू होते हैं। तो या तो वो घटना नेगेटिव होगी जो पास्ट में घटी है, या अभी मेरे सामने घट रही है वो नेगेटिव होगी, या फ्यूचर में हम उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, या वो पॉजिटिव हो सकती है। तो उसका इम्पैक्ट सीधा हमारे थॉट्स पर आता है, हमारे विचारों पर आता है, जिससे हमारे इमोशंस बनना शुरू होते हैं। तो इस पूरे सर्कल को भी मैं आपको समझाते हुए चलूँगा आगे। तो इससे पहले हम ये जान लें कि लगभग पूरे दिन भर हमारे मन में कितने विचार आते हैं। इट्स लाइक 70 से 80,000 थॉट्स हम लोगों के मन में आते हैं पूरे दिन भर में। उसमें से 95% थॉट्स जो होते हैं वो पुराने होते हैं। मतलब 5% की ही जगह हम लोगों के मन में होती है जहाँ पर नए थॉट्स आते हैं, वो भी तब जब हम लोग कुछ नया या तो पढ़ें, या नया सुनें, या कुछ नया देखें। तब जाकर वो 5% हम लोगों के पास आ सकता है। तो अब समझते हैं कि किस तरीके के विचार और होते हैं। एक तो नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, और एक निष्पक्ष होता है, न्यूट्रल होता है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। इस तरीके के थॉट्स आते रहते हैं, राइट? देन अब इसको एक उदाहरण की तरह समझते हैं कि नेगेटिव थॉट किस तरीके से बनता है। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि एक आप में से कोई स्टूडेंट है, उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक? और आपने हर एक केस स्टडी को पढ़ा, आपने पूरी जानकारी को समझा, लेकिन उस स्टडी में ऐसा आपको पता चला कि व्यापार जो है, आपका जो आपने जो केस स्टडी पढ़ी, उसमें एक व्यापारी के व्यापार ने इसलिए दम तोड़ दिया क्योंकि उनके पास पैसों का सही बंदोबस्त नहीं था। या फिर उनका आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन पैसे की तंगी के चलते आपका जो है व्यापार बंद करना पड़ा आपको। ठीक वैसी ही परिस्थिति मतलब उस व्यापारी को, सॉरी, केस स्टडी में जो आप पढ़ रहे थे, तो उस व्यापारी को व्यापार पैसों की तंगी की वजह से बंद करना पड़ा। लेकिन ठीक वैसी ही परिस्थिति आपके सामने बनती है, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और आपको पैसों की तंगी आना शुरू हो गई। आपका आइडिया बहुत अच्छा है। लेकिन उसके चलते आपके मन में क्या विचार आए? यह मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी। वहाँ पर ऐसा हुआ था कि एक बिज़नेसमैन ने बिज़नेस स्टार्ट किया, और उसको आर्थिक स्थिति उसकी बुरी बिगड़ती गई, उसके फैमिली से प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, प्रेशराइज़ हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा थी, तो उसके चलते उसका व्यापार बंद हो गया। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? क्या मैं भी उसी पाथ पर हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद मैं उसी पाथ पर हूँ। उससे उसकी और मेरी उसकी केस स्टडी और मेरी जो रियलिटी है, वो बहुत ज़्यादा मैच करती है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक जो केस स्टडी पढ़ी, जो पिछली बीती हुई घटना थी, जो नेगेटिव थी, उसके साथ आपने उसका तालमेल बिठाया, और आप इस जजमेंट पर आते हैं कि नहीं यार, मेरे साथ भी नेगेटिव होगा। हालाँकि उसका आपके पास फैक्ट नहीं है, बिकॉज़ यू डिडन्ट ट्राई इट, ओके? अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं सकारात्मक विचार का, जो पॉज़िटिव जो विचार है, उस पे हम बात करते हैं। अब एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट देश की सेवा करना चाहता है, लाइक सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, एमपीपीएससी कहें, यूपीएससी कहें, और वो उसकी तैयारी करना शुरू करता है, लेकिन वो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन उस बंदे का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो घटना उसने पढ़ी थी, जो न्यूज़ उसने पढ़ी थी, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि एक गाँव का बंदा है, और उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ट्राई किया, एंड 3 बार ट्राई करने के बाद उस बंदे का जो एग्ज़ाम है, वो यूपीएससी क्लियर हो जाता है, और वो आईआरएस में सिलेक्ट हो जाता है। देन वो घटना आपने याद करी, उसको याद करने के बाद आप मोटिवेट हुए कि नहीं यार, 1 बार, 2 बार, 3 बार ट्राई करने के बाद भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बार में अगर नहीं हुआ तो सब कुछ हम हार गए। तो आपके पास क्या था? एक वैलिडेशन था, एक फैक्ट था, जहाँ पर आपने अपने थॉट को वैलिड किया। वैलिड करने के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं 3 बार के अटेम्प्ट के बाद, 4 बार के अटेम्प्ट के बाद आई कैन क्लियर द एग्ज़ामिनेशन। आप हालाँकि यहाँ सफल नहीं हुए थे, लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस था वो पॉज़िटिव था, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास थी वो पॉज़िटिव थी। तो दिस इज हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर थिंकिंग। और जो न्यूट्रल थिंकिंग है, अगर मैं उसकी बात करूं, जो निष्पक्ष होता है, लाइक वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे अभी मैडम ने कोविड पे बात की, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये जो इम्पैक्ट आया है, ये यूएस पर भी आया है, यूरोप में भी आया है, इंडिया में भी आया है, दूसरी कई कंट्रीज में भी आया है। तो दिस इज न्यूट्रल, लाइक, ओके। तो अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपका जो व्यवहार है, जो रिजल्ट आपको मिलते हैं डे टू डे लाइफ में, वो कैसे बनते हैं आपके थॉट से, और कैसे पॉजिटिव रिजल्ट बनते हैं, कैसे नेगेटिव रिजल्ट बनते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है,
एक घटना घटित होती है, एक इंसिडेंट होता है, चाहे फिर आप कॉलेज में हो, आपके घर में हो, या आपको वो घटना आपने पिछले कहीं घटित होते हुए देखी हो। तो घटना जब घटित होती है तो उससे आपके थॉट्स बनना शुरू होते हैं। उस थॉट से या तो वो थॉट्स घटना या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अगर वो नेगेटिव है तो आपकी जो थॉट्स है वो भी नेगेटिव आना शुरू होंगे। उससे आपके इमोशंस भी नो डाउट नेगेटिव बनने, क्योंकि नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव इमोशंस बनना तो पॉसिबल है नहीं। तो जब आपके इमोशंस जो है वो नेगेटिव बनते हैं तो आपका बिहेवियर जो है वो भी नेगेटिव ही बनता है। एंड देन उसका रिजल्ट क्या होता है? आप या तो इरिटेट होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, आप कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं, तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं रहता है, वो नेगेटिव रहता है। तो हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करें? अब इन घटनाओं पे हम लोगों का ज़ोर तो नहीं है, लेकिन हमारे थॉट प्रोसेस पर तो हमारा ज़ोर है, हम इसको किस तरीके से ज़्यादा बेहतर सँभाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं? इसको हिंदी में संज्ञानात्मक विकृति भी कहते हैं। ये विकृति और आसान भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो हमारे मन में जो विचार चलते हैं, वो विचार जो हमारा बिलीफ सिस्टम अभी तक बन चुका है, यानी कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं या हम किसी बात का अर्थ जब निकालते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद, तो हमारे बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे निकालते हैं, यार ये मेरा विश्वास है, मैं ऐसा मानता हूँ, अगर ये चीज़ इस हिसाब से हुई है तो ये पॉजिटिव है या तो ये नेगेटिव है। तो ये बिलीफ सिस्टम भी फॉल्टी बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है या राइट बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कितनी तरीके के होते हैं और हमारी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो वन बाय वन करके हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से पूछना चाहूँगा, क्या मैं ऑडिबल हूँ? आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, 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 ग्रेट, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। तो अब हम बात करते हैं आगे कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस किस-किस तरीके के होते हैं, क्या इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ पे। ये एक तरीके के ऐसे विचार होते हैं, जो हमारे अ, मन को, माइंड कह लें, हमारे माइंड को ये विश्वास दिला देते हैं कि ये राइट विचार हैं, चाहे फिर वो नेगेटिव हो। और जब वो नेगेटिव विचार को आपका मन जो आपसे झूठ बोलता है, बार-बार वो थॉट आपसे झूठ बोलता है और आप उसको सच मानने लगते हैं, वहाँ से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होना शुरू होते हैं। तो सबसे पहला कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप सभी लोग रिलेट करेंगे इससे। मैं विश्वास मानता हूँ यहाँ तक कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो इनमें से कोई भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से लाइफ में कभी गुज़रा ना हो। तो सबसे पहला होता है, हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग बोलते हैं। आर या पार वाली सोच भी हम इसे कहते हैं। लाइक इधर इट्स माय वे और हाईवे, लाइक ये भी थिंग होती है, ये आगे मैं कवर करूंगा। तो आर पार वाली सोच में क्या होता है कि या तो ये करूंगा मैं, या तो यह मैं नहीं करूंगा, या तो यह सही है या तो ये गलत है, या तो ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मतलब बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। तो इस सोच में हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, वो अब ये रेजोल्यूशन लेता है कोई से भी समय में, यार मैं ना फिट होना चाहता हूँ, मैं फिट रहूंगा, मैं अपनी चर्बी कम करूँगा, आई वांट टू बी फिट। तो इसमें क्या होता है कि आर-पार वाली सोच वाला अगर बंदा ये डिसीजन लेता है, तो वो क्या करेगा? वो डाइटिंग वगैरह फॉलो करेगा, वो जिम का शेड्यूल पूरा फॉलो करेगा, लेकिन किसी भी दिन, अब जैसे आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप में से कोई स्टूडेंट है, आपने ग्रुप बनाया और वो ग्रुप चला गया गलती से 56 या फिर सराफा में। अब सराफा और छप्पन में जाने के बाद इंदौर तो वैसे भी खाने के लिए काफ़ी फ़ेमस है। तो वहाँ आप गए और आपने गलती से कोई अच्छी फ़ेमस दुकान पे कुछ खा लिया और आपका प्रण था कि नहीं मैं डाइट को पूरा कंट्रोल करूँगा, लेकिन गलती से आपने कुछ खा लिया, तो आप कहेंगे कि नहीं यार, अब मैंने आज खा लिया है तो मैं तो सब तरह की डिशेज़ खाऊँगा, मैं तो जॉनी हॉट डॉग भी खाऊँगा, मैं शिकंजी भी पीऊँगा, मैं छोले-भटूरे भी खाऊँगा, समोसे, कचौरी जो भी है, जो आपके सामने आ रहा है आप सब खाएँगे। आपने पूरी डाइट का पूरा बतंगड़ बना दिया। क्यों? क्योंकि मेरी आर या पार वाली सोच है, या तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगा, या तो मैं पूरी तरीके से उसको फ़ॉलो करूँगा। बीच के रास्ते पे आपने वर्क किया ही नहीं। यहाँ पर ये हो सकता था कि आप अपने दोस्तों के साथ गए, आपके दोस्त ने आपको फ़ोर्स किया और आपका भी मन चल गया और आपने कुछ खा लिया। तो यहाँ पर ये हो सकता था कि यार ठीक है, मुझे कैलोरीज़ का ज्ञान है, मुझे कितनी कैलोरीज़ इनटेक करना है पर डे, और अगर मैंने इतनी कैलोरीज़ इनटेक कर ली है तो ठीक है, आई शुड स्टॉप माय सेल्फ, ये मैं बर्न कर लूँगा। या फिर मैं जो डाइटिंग है, एक 16 आवर्स का गैप देकर जो होता है फिटनेस को मेंटेन करने का तरीका, वो भी कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, आर-पार वाली सोच थी, या तो मैं खाऊँगा तो पूरा खाऊँगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगा। तो यहाँ पर आपको बीच के रास्ते पर ज़रूर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि या तो ये सिर्फ़ इस तरीके से होगा या फिर पूरा दूसरे तरीके से होगा, या तो मैं डाइट करूँगा या तो बिल्कुल नहीं करूँगा। बीच का रास्ता आप निकालिए। ये एक एग्ज़ाम्पल दिया मैंने। ये पढ़ाई में एग्जाम में भी होता है, कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि यार मेरा एक पेपर बिगड़ गया, अब तो मेरा पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है।
अब मेरे सारे पेपर बिगड़ जाएंगे, मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। एक चीज अगर बिगड़ रही तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर, कि दूसरा मैं अगर संभाल लूं तो चीजें बैलेंस हो सकती है। नाउ दूसरे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पर हम चलते हैं, जिसका नाम है जंपिंग टू द कंक्लूजन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें हम सब लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं करने में, जंपिंग टू द कंक्लूजन में। इसमें क्या होता है कि हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। ये दो तरीके के होते हैं। पहला तो जंपिंग टू द कंक्लूजन क्या होता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये अक्सर स्टूडेंट्स में होता है। जहां पर होता है, मैं कुछ लैंग्वेज यूज करूंगा, प्लीज बुरा मत मानिए, मैं आपसे कनेक्ट होने के लिए लैंग्वेज यूज करूंगा स्टूडेंट से। जहां पर हम लोग कहीं कैंटीन पर बैठे रहते हैं, कहीं हम जिसको टपरी भी बोलते हैं आपके इसमें, कि भाई टपरी पर बैठे हुए हैं और घूराघारी हो गई और आपकी लड़ाई हो जाती है, या सामने वाला अगर आप पर हंस दिया तो आपकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन उस फैक्ट पे कोई वर्क नहीं करता है। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि आप जिम में वर्कआउट करने गए और आपने देखा कि आपको देखकर दो ट्रेनर हैं वो आपस में ताली मार के हंस रहे हैं, तो आपको लगा कि यार या तो ये मेरे वर्कआउट करने के तरीके पर हंस रहे हैं, या तो फिर ये कुछ बुरा मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो या आप इनमें दो चीजें करेंगे, या तो आप वहां से चले जाएंगे, और या तो फिर आप क्या करेंगे, आप जाकर उनसे बहस करेंगे। तो सेकंड सिनेरियो में लेता हूँ, जब आप वहां से चले गए, ठीक है उस बात को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप उससे उनसे बहस करने गए तो आपको पता चलता है कि सर हम तो एक जोक पर हंस रहे थे, वही जोक वो आपको सुनाते हैं, इन दोनों उस जोक पर आप भी ताली मारकर हंसते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने क्या सोचा सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, आपने गलत इंटरप्रेट किया, बिना फैक्ट के आप उनपे या तो नाराज हुए, और आपने अगर जाके बात करी तो आपको पता चला अरे यार ये तो एक जोक था। नाउ सेकंड थिंग, भविष्यवाणी करना। अब भविष्यवाणी करना एक जंपिंग टू द कंक्लूजन का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर हम लोग बहुत फटाक से कंक्लूजन पर आ जाते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जिसको स्विम करना नहीं आता, जो तैरना नहीं जानता, जो तैराकी सीखना चाहता है, लेकिन उसने क्या एक मन बनाया कि भाई मैं तैरना सीखना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं स्विमिंग पूल में जाऊंगा तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। ये कंक्लूजन उसने दे दिया। तो मुझे आप बताइए, ऐसा कितनी बार ऐसा फैक्ट हुआ है कि ट्रेनर की प्रेजेंस में कोई बंदा सीखने गया और वो खत्म हो गया हो। तो ये हम क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, हम चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो नेगेटिव हम ज्यादा अगर सोचेंगे तो उसका इम्पैक्ट हम लोगों पर नेगेटिव आता है। मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ आपके एग्जाम के इससे, कि भाई अगर मैं एग्जाम में या मैंने अपना प्रेजेंटेशन टाइम पे नहीं दिया तो मुझे टीचर फेल कर देंगे। ऐसा बच्चे कई बार सोचते हैं, क्योंकि स्कूल सेटिंग में भी मैं काम कर चुका हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट से भी काफी बात करता हूँ। तो और मैं एग्जाम में ये वाली चीज अगर पढ़ के नहीं गया या मैंने इस तरीके से परफॉर्म नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा। डोंट डू दिस। भविष्यवाणी करना बंद करिए। सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है उसको बंद करिए, फैक्ट पे वर्क करिए। फैक्ट आपके पास उसके लिए कितने हैं, ठीक है। तो नेवर एवर डू द फॉर्चून टेलिंग, जस्ट वर्क ऑन द फैक्ट। नाउ नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये है जनरलाइज कर देना। हम जनरलाइज कर देते हैं चीजों को और कैटेगराइज कर देते हैं। तो ये किस तरीके से होता है, सामान्यीकरण आप कैसे करते हैं, बीता हुआ कल और वर्तमान के उदाहरण के आधार पर आप भविष्य में घटने वाली घटना को भी ठीक उसी तरीके से देखते हैं और सोचते हैं सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ था। इसी परिस्थिति में आप बहुत ज्यादा असहाय महसूस करते हैं, आप होपलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, या यूं कहे कि आप सब परिस्थिति और इंसान को एक ही तराजू में तोलना शुरू कर देते हैं। तो जनरलाइजिंग का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये जॉब वर्किंग का एक एग्जाम्पल लूंगा कि एक बंदा है, उसके पास टू व्हीलर है, और उसकी गाड़ी अचानक बंद पड़ जाती है। और वो जब गाड़ी बंद पड़ती है तो वो ये सोचता है कि अरे यार मैं ऑफिस जाऊंगा तो मेरे बॉस जो है वो मुझे चिल्लाएंगे, फिर मुझे दो बातें चार लोगों के सामने सुनाएंगे, और मेरा काम में भी मन नहीं लगेगा, और मैं घर आऊंगा तो चिड़चिड़ा रहूंगा, मेरी घर पे लड़ाई हो जाएगी। लेकिन उसकी उसका ये पास्ट एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था तो उसने वापस यही सोचा, लेकिन इस बार उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई क्योंकि कार्बोरेटर में कचरा आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन इस बीच में क्या हो गया, उसके मन में कितने सारे विचार आ गए, कितने नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आ गए, जिसकी वजह से वो समय उसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चला गया। लेकिन वो टाइम पर पहुंचता है और ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यू हैव टू वर्क ऑन फैक्ट। मैं अगेन यही कहूंगा, फैक्ट पे हम वर्क करें। नाउ श्रेणीबद्ध करना, कैटेगराइज हम कर देते हैं। इसका एक बहुत लाइव एग्जांपल मैंने खुद ने देखा था। मैं पीवीआर में गया था, ये कोविड के पहले की बात है। तो मेरे आगे एक सर खड़े थे, उनके आगे एक और सर थे, वो टिकट खरीद रहे थे। तो हुआ ये कि उन्होंने अपना कार्ड दिया और कार्ड से जब वो पेमेंट कर रहे थे तो पेमेंट हुआ नहीं। तो पीछे वाला बंदा ऐसे पीछे पलट के बोलता है कि अरे यार क्या मूर्ख आदमी है, इसको कैश रख कर लाना चाहिए, ये पेमेंट आ जाते हैं और पैसा लेकर नहीं आते हैं। जबकि बाद में ये हुआ कि उसने कैश भी दिया
और पीवीआर वाला खुद कहता है कि सर सर्वर डाउन है, सर की कोई मिस्टेक नहीं। तो यहाँ पर अब उस बंदे ने क्या किया, अब वो उनको कुछ नहीं कह रहा है, जो बंदा उसके सामने खड़ा था जिसका कार्ड नहीं चल रहा उसे नहीं, अब वो सीधे किस पे आ जाता है, जो मैनेजमेंट है पीवीआर का वो उसको बड़ा बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। तो वो कैटेगराइज करना शुरू करता है अलग अलग कि भाई आप मूर्ख हो, आपको सही से ध्यान रखना चाहिए, आप थिएटर लेकर बैठे हो, एक नहीं दो मशीन होना चाहिए। सो इट गोस लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट है हमारा विनाशकारी सोच, जहां पर जिसको हम कैटास्ट्रोफाइजिंग भी कहते हैं। विनाशकारी सोच वाले व्यक्ति एक छोटी सी जो नेगेटिव इंसिडेंट जो होता है उसको इतना बड़ा चढ़ाकर सोच लेते हैं और उस घटना से जुड़े लोगों को लेकर सबसे बुरी स्थिति तक पहुंचा देते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आप जैसे दो फ्रेंड है, आप दो फ्रेंड को भाई एक मीटिंग में जाना है। तो होता ये है कि एक दोस्त दूसरे फ्रेंड को फोन लगाता है, वो एक बार फोन लगाता है वो उठाता नहीं। वो थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करता है 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन अब उसके मन में सोच शुरू हो जाती है कि यार लेट नाइट हम लोग घर गए थे, मैं तो निकल आया था, क्या ये घर पहुँचा होगा कि नहीं? इसका फ़ोन तो लग रहा है लेकिन ये उठा नहीं रहा है। इसे कुछ फिज़िकली नुकसान तो नहीं हो गया, इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? तो इस तरीके के थॉट्स हमारे मन में चलना शुरू हो जाते हैं। हम स्थिति को और बुरा से बुरा बनाना शुरू कर देते हैं। फिर उसे एकदम एक इनसाइट होती है कि अरे यार! मेरे पास इसके फ़ादर का नंबर है, आई शुड कॉल हिज़ फ़ादर। जब आप फादर को फ़ोन लगाते तो वो कहते हैं कि यार बेटा ये रात को आया था लेट, लेकिन कुछ तुम्हारे मीटिंग के चलते ये लेट सोया था, उसकी वजह से उठा नहीं, मैं इसको उठा देता हूँ, फिर मैं आपकी बात करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे मन में कितने सारे थॉट्स आने लगे, हमने इसको कितना ज़्यादा कैटास्ट्रोफाइज़ कर दिया और बाद में हमको पता चलता है कि यार ये तो रीज़न ये था कि ये तो मीटिंग की ही तैयारी में लगा हुआ था, लेट सोया उसकी वजह से बात नहीं कर पाया। तो नाउ अगर आप उसके फादर को पहले ही फ़ोन कर लेते इतना ज़्यादा सोचने से पहले, तो शायद ये सब चीज़ें नहीं होती। अब नेक्स्ट आता है फ़िल्टरिंग। जब भी हमारे जो थॉट्स होते हैं या एक्सपीरियंस होते हैं हमारे सामने आते हैं, तब हमारा दिमाग उन्हें एक ही फनल से निकाल कर उनका एक ही निष्कर्ष निकालता है। लाइक और इस तरह से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की जो भागीदारी है, बढ़ जाती है इसमें नेगेटिव थॉट्स की वजह से। सो बीते हुए नकारात्मक विचारों को व्यक्ति एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह देखता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर आप कुछ चीज़ देखते हैं, तो वो आपको बड़ी हुई दिखती है, राइट? तो क इस फ़िल्टरिंग में भी आपको चीज़ें बड़ी हुई ही दिखती है। छोटी-छोटी घटनाओं पे अगर आप ध्यान देंगे, तो वो आपको बहुत बड़ी दिखने लगेंगी क्योंकि आप जिस थॉट्स को जो थॉट आपके मन में जिसको आप बहुत ज़्यादा फ़ीड करेंगे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लाइक इसका एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आपके घर में 2 डॉग है, एक को आप सिर्फ़ सूखी रोटी दे रहे हैं, दूसरे को आप अगर पेडिग्री वगैरह दे रहे हैं, उसको जो भी नॉन-वेज देना है वो दे रहे हैं, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग वही होगा जिसको प्रॉपर डाइट मिल रही है। थॉट्स का भी बिल्कुल वैसा ही खेल है। तो आप इसको समझें, आप किस थॉट को आप फीड कर रहे हैं, राइट? नाउ अगला जो है ये काफ़ी बच्चों में भी देखा जाता है, बड़ों में भी होता है। इसके पीछे काफ़ी स्टार्टिंग से वर्क होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर पॉजिटिव रिगार्ड्स जो होते हैं, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में जब होने लगती है, तो आप उसको बिल्कुल नकारना शुरू कर देते हैं। आप पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आप ये बोलते हैं कि अरे यार मैडम का ध्यान नहीं होगा चेकिंग करते समय, मुझे तो मिल गया, मेरा लक था। और आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं यार मैंने थोड़ी मेहनत इसके लिए की थी। तो पॉजिटिव को आप बिल्कुल डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर देते हैं। ये स्टार्ट सेल्फ एस्टीम की वज़ह से भी ये बहुत ज़्यादा होता है। सेल्फ एस्टीम थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा, इट्स लाइक आप कौन हैं? आप आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपके एक्सपीरियंसेस, आपके पेरेंट्स के साथ क्या रहे? क्या उन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया? अगर ये चीज़ें हैं, आपके टीचर ने आपके साथ किस तरीके का बिहेवियर किया? अगर ये नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं या फिज़िकली या इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, तो सेल्फ एस्टीम पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर पॉज़िटिव रिगार्ड्स को ऐसे बच्चे जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो होता है, वो डिस्क्वालीफाई करते हैं और जिनका हेल्दी सेल्फ एस्टीम होता है, वो डेफ़िनिटली यही कहते हैं कि यार मैंने मेहनत की थी इसलिए मुझे मार्क्स अच्छे आए हैं। यू यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एस्टीम। इस पर मेरा ब्लॉग भी आने वाला है बहुत जल्दी ही, जो कि www.thepsychologistblog.com पर मिलेगा आपको। काफ़ी ब्लॉग्स मेरे वहाँ पर अवेलेबल हैं। नाउ पर्सनलाइज़ेशन जो है नेक्स्ट टॉपिक जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, ये भी एक तरह का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। जब आप यह विश्वास कर लेते हैं कि सामने वाला जो भी कर रहा है या कह रहा है, उसका सीधा-सीधा संबंध आपसे है। यह विकृति तब भी होती है जब आप अपने आप की तुलना दूसरों से करते हैं कि कौन बेहतर है या कौन बेहतर दिखता है। आपके इस व्यवहार से बाहर घटित होने वाली घटनाओं के लिए आप स्वयं ही ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि कुछ बाहरी चीज़ें हैं आप चाहकर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि वह आपके हाथ में नहीं है।
अब उदाहरण के तौर पर बात करें तो आप और आपके मित्र को एक पार्टी में जाना था। आप अपने घर से निकलते हैं और 15 मिनट लेट हो जाते हैं और उसी बीच आपको पता चलता है जब आप वहाँ पहुँचते हैं कि आपका दोस्त जो है वो 5 मिनट पहले ही वो सीढ़ियों से गिरा और उसकी कमर में चोट आ गई। तो आप यहाँ पर क्या सोचते हैं कि अरे यार! मैं अगर 15 मिनट पहले पहुँच जाता, टाइम से पहुँच जाता, तो शायद ये घटना घटित नहीं होती। मेरी वजह से मेरे दोस्त की ये स्थिति बनी है। तो आप पर्सनलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, आप हर घटना को अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए। डू डू वर्क ऑन द फैक्ट्स, मैं फिर वही बात कहूँगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इमोशनल रीज़निंग, जहाँ पर इमोशनल रीज़निंग हम बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। ये तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम जैसा महसूस करते हैं वैसी ही परिस्थिति को सच मानने लगते हैं और यह फैसले भावनात्मक स्तर पर ही होते हैं, मैक्सिमम इमोशनल स्टेट लेवल पर ही ये होते हैं, जो कि रियलिटी से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ये थोड़ा-सा लाइव एग्ज़ाम्पल है, मेरी काउंसलिंग का पार्ट है, जहाँ पर मुझे ये एग्ज़ाम्पल मिला था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इमोशनल रीज़निंग किस तरीके की होती है। एक कपल था, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा। तो वहाँ पर उनके हस्बैंड जो है वो इंदौर में जॉब करते थे और काफ़ी उनका वर्किंग रहता था, जहाँ पर वो लेट वर्किंग करते थे और लेट आते थे, जल्दी जाते थे और लेट आते थे। और पूरे घर में कमाने वाले वो अकेले थे और हम कहते हैं जैसे कि खाने वाले 4 थे और कमाने वाले वो अकेले, तो उनको नो डाउट बहुत मेहनत करनी होती थी। तो उनकी वाइफ़ को धीरे-धीरे ऐसा डाउट होने लगा कि वो लेट आते हैं घर पे, तो हो सकता है शायद इनका कोई अफ़ेयर हो। तो इस तरीके से हेट्रेड और दूसरी जो इमोशंस है उनके अंदर बढ़ने लगी और बात यहाँ तक आ गई कि उनकी डाइवोर्स तक बात आने की नौबत आ गई थी, तो काउंसलिंग से वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। तो इस तरह की इमोशनल रीज़निंग भी करते हैं, जब फैक्ट सामने उनके आए, जब सारी चीज़ें और सारे प्रूफ़्स जब उनके सामने आए, तो काफ़ी वो शर्मिंदा भी हुए, गिल्ट होने लगा कि मेरा हस्बैंड इतनी मेहनत कर रहा है और मैंने इस तरीके से उन पर डाउट किया। तो नेवर एवर डू द इमोशनल रीज़निंग, ये अलग-अलग फ़ील्ड में अलग-अलग तरीके से हो सकती है। नेवर एवर डू इट। एंड जब भी होता है तो आप इसको रिकॉग्नाइज़ करें कि यार मेरे साथ इस तरह का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो रहा है। जो नेक्स्ट काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी फैमिलीज़ और कई लोग एक रिजिड रूल बना लेते हैं, जिसे रिजिड रूल कीपिंग कहते हैं हम लोग, कठोर नियम रखना। तो अपने आप के लिए और दूसरों के लिए आप कठिन नियम बना लेते हैं कि अगर मुझसे कोई बात करेगा तो इस लहज़े में ही बात करेगा, अगर उसने इस लहज़े में बात नहीं करी, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे लिए। और इसमें कई बारी क्या होता है कि सामने वाला आपसे फिर धीरे-धीरे कटने लगता है और आपको अलोन फ़ील होता है कि अरे यार ये मेरे साथ क्या हो गया? क्यों? क्योंकि आपकी रिजिड रूल कीपिंग थी। आपके वो जो मैंने कहा था इट्स अ माय वे और हाईवे, अगर मेरे तरीके से चलोगे तो ही हम साथ रहेंगे, नहीं तो हम नहीं रहेंगे, दैट्स द थिंग। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि इसमें अलग-अलग तरीके भी होते हैं। जैसे आपने आपके लिए एक नियम बनाया कि भैया 5 से 7 लोग जब तक मेरे किसी काम को हामी नहीं देते हैं, अगर उसको वैलिडेट नहीं करते तो वो काम मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। चाहे फिर वो काम वाक़ई में सच हो। लेकिन आपने पूछा किन लोगों से? जिन लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, जो लोग इस चीज़ को समझते नहीं, जानते नहीं, उस फ़ील्ड के नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि हाँ, मेरे 2 टीचर हाँ कर दें, मेरे 5, 6, 7 फ्रेंड हाँ कर दें, मेरे फ़ैमिली के 2-3 पर्सन हाँ कर दें, तो ये मेरे लिए काम एकदम बढ़िया रहेगा। और अगर वो उन लोगों ने मना कर दिया काम अच्छा होने के बावजूद भी क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं था उस फ़ील्ड का, तो आपको बाद में दुःख होता है, आपको आत्मग्लानि होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ रिजिड रूल कीपिंग। रिजिड रूल कीपिंग पे भी अगर आपको लगता है कि आप में से कोई इस फ़ेज़ से गुज़र रहा है तो ट्राई टू वर्क ऑन दैट। दूसरा है लेबलिंग करना। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि किसी भी स्पेसिफ़िक सिचुएशन में इंसान एक स्पेसिफ़िक बिहेवियर करता है और उसी के चलते वो अपने आप को लेबल कर देता है और ठीक ऐसा ही वो दूसरों के साथ भी करता है। इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। आपका एक क्लास में टेस्ट हुआ और आप उस टेस्ट में फेल हो गए, जिसके चलते आपने अपने आप को लेबल कर लिया कि यार मैं एक असफल स्टूडेंट हूँ, मैं अनसक्सेसफुल स्टूडेंट हूँ, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। या किसी कॉर्पोरेट में या कहीं काम करने वाले बंदे को काम करने में असफलता मिलती है, तो वो अपने आप को लेबल कर लेता है कि यार मैं एक असफल व्यक्ति हूँ, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप दूसरों के कार्य के परिणाम पर उन्हें लेबल करते हैं, तब भी मतलब कोई दूसरा अगर कोई काम कर रहा है, आप तब भी उसको आप लेबल करते हैं उसके रिजल्ट के आधार पे, तब भी आप कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के फेर में हैं। जैसे आपके साथ कोई काम करने वाला व्यक्ति है, वो एक एक्सेल शीट में पूरा डाटा बनाने के लिए आगे बढ़ता है। उसको काम दिया है कि भई आपको एक्सेल शीट में डेटा बनाना है। लेकिन वो बंदा क्या होता है कि वो डेटा तो बनाता है, वो डेटा बनाने में सफल हो जाता है, लेकिन उससे कुछ गलतियाँ हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, तो उसको क्या लेबल कर दिया जाता है?
कि अरे तो लापरवाह इंसान है, ये लापरवाही से काम को अंजाम देता है। तो यहाँ पर क्या लेबल दिया कि एक लापरवाह इंसान है और ये मेरी नज़रों में एक मूर्ख है। तो यहाँ पर लेबल कर दिया। जब भी हम किसी को लेबल करते हैं, अपने आप को लेबल करते हैं, तो हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से गुज़र रहे होते हैं। अब न्यूनीकरण करना, मिटिगेशन जो हम करते हैं, ये तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी अ, पॉज़िटिव चीज़ होने से पहले अपने आप को नेगेटिव लेबलिंग कर देता है। व्यक्ति किसी भी सकारात्मक पहलू को पूरी तरह से शून्य कर के देखता है और नकारात्मक पहलू पर ही ध्यान देता है। और ऐसा हम लोग कई बार भी करते हैं। आप अगर देखें ह्यूमन नेचर हम लोगों का होता भी है। आपके फ्रेंड्स के बीच में आप हैं, उसने कई बार आपके लिए अच्छा किया है। लेकिन अगर उसने एक बार गलत कर दिया, तो हम उस एक गलत को इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं कि हमारे लिए वो सारी अच्छाइयाँ शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। सो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यार उसने अच्छा मेरे लिए क्या-क्या किया लाइफ में, कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में हो, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। एक छोटी-सी गलती के लिए आप किसी को पूरा जज करके उसके साथ रिलेशन खत्म नहीं करना चाहिए आपको। तो इस तरह का मिटिगेशन करने से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके चलते आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद की जो परख है, उन सब में काफ़ी हद तक गिरावट भी आना शुरू हो जाती है, लोग आपसे कटना शुरू कर देते हैं और दूसरों की कंपैरिज़न में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फ़ील करते हैं, निम्न स्तर पर मानने लगते हैं। तो जहाँ उसे कई बार सॉफ्ट होना चाहिए, बात करने में वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है, ओवर कंपेंसेट करने लगते हैं। और जहाँ पर उन्हें सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर जहाँ पर उन्हें एग्रेसिव होना चाहिए थोड़ा बहुत, मैं एग्रेसिव होने के लिए नहीं कहता हूँ, बट जहाँ पर एक ज़रूरत है थोड़ा-सा एग्रेशन की, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ओवर कंपेंसेट यू डोंट हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड बैलेंस इट। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। एक जो बहुत कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हम लोगों के देखने में आता है डे टू डे लाइफ में, वो है कि आपका दोष लगाना। इसमें हम सब लोग बड़े मास्टर होते हैं, हम लोग ब्लेमिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। तो आपके आसपास कोई भी इंसिडेंट हुआ, उसके लिए चाहे आप जिम्मेदार हैं, लेकिन आप दोष किसी और पर लगाते हैं। इसकी जवाबदारी आप खुद नहीं लेते कि नहीं यार ये मैंने किया था। आप इसका दोष दूसरों पर लगाना शुरू करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार मैं दोष मुक्त हो गया। तो ये विकृति आपके मानसिक शांति के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्य क्या है। और दिन में एक बार आप अपने आप से मिलते ज़रूर हैं, मुखातिब ज़रूर होते हैं। 24 घंटे में एक पल ऐसा ज़रूर आता है जहाँ आप अपने आप से मिलते हैं, जहाँ आपको पता चलता है कि नहीं यार गलती मेरी थी। द कॉन्शियस जिसे आप कहते हैं, हम कहते हैं, जिसे हम जानते हैं। तो कई बार लोगों के जीवन में जो भी घटना घटित होती है या परिस्थिति उत्पन्न होती है, उस पर भी कई लोग दोषारोपण और लापरवाही का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति का तो आत्मसम्मान ही नहीं है या उसे आत्मसम्मान से संबंधित परेशानियाँ हैं। दूसरे व्यक्ति की क्या बात करें, वह तो हमेशा डिप्रेशन में ही रहता है, रोता रहता है या रोती रहती है। वो इंसान तो आर्थिक तंगी से गुज़र रहा है, उससे दोस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट वी डू, दोष लगाना हम शुरू कर देते हैं। नाउ इतने सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पर मैंने बात की, ऐसे कई और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी हैं जो हमारी लाइफ़ को इम्पैक्ट करते हैं, जो हमारे बिहेवियर और हमारे परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो इन इन सबको हम लोग चैलेंज कैसे करें? किस तरीके से हम इनसे बाहर निकल सकते हैं? तो एक थॉट ट्रैकर होता है, मैं आपको यहाँ अभी तो नहीं बता सकता, पर मैं समझा देता हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप एक कॉपी पर या एक्सेल शीट पर एक फॉर्मेट बना सकते हैं, जहाँ पर आपको ये लिखना है कि इंसिडेंट, घटना क्या घटित हुई आपके आस-पास जिससे आप प्रभावित हुए। घटना घटित होने से पहले मेरे मन में क्या विचार चल रहे थे? थर्ड थिंग आपको लिखना है कि घटना होने के बाद मेरे मन में क्या विचार चल रहे थे और क्या वो विचार नकारात्मक थे या सकारात्मक थे? फोर्थ पॉइंट आपको ये देखना है कि उससे मेरे इमोशंस क्या बने। फिफ्थ पॉइंट आपको देखना है कि उस इमोशन की वजह से मेरा बिहेवियर जो था, उस पर क्या प्रभाव आया, क्या वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था। एंड देन आपका सिक्स्थ पॉइंट कि उसका आउटकम क्या रहा। तो दिस इस तरीके से आप अपने थॉट्स जो हैं, आपके विचार जो, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से आप अपने थॉट्स पर वर्क कर सकते हैं। नाउ आगे आपको जो क्वेश्चंस अपने आप से पूछना है, ये थॉट ट्रैकर बनाने के बाद यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले बताऊँ कि नकारात्मक विचार या जो भी विचार मन में आ रहे हैं, उन्हें श्रेणीबद्ध करने के बाद आपको यह कार्य करना है कि किसी स्थिति में आपको किस तरह की भावना आपके मन में आ रही है। मैं इसको और एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। किस तरह के विचार उस भावना से बन रहे हैं और किस तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं, यह आपको नोट करना होगा। और क्या उसका असर मेरे व्यक्तिगत जीवन या मेरे कार्यक्षेत्र के जीवन पर पड़ रहा है? या फिर मेरे मित्रों के साथ मेरा व्यवहार बिगड़ रहा है। इस तरह इस पर आपको ध्यान देना होगा। नाउ आप
पूरी लिस्ट तैयार करने के बाद जो आपका थॉट ट्रैकर है, पूरे हफ्ते का बोलें, पूरे दिन का या 2 दिन 3 दिन का है, उस थॉट ट्रैकर को आप अच्छे से बना लें और उसके बाद उन डिस्टॉर्शंस को आप चैलेंज करें। धीरे-धीरे करके आप एक-एक को चैलेंज करना शुरू करें, एक दिन में पूरे नहीं होंगे। एक-एक करो आप चैलेंज करना शुरू करें और धीरे-धीरे आपके लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएगी। तो जो सवाल आपको अपने आप से पूछना है, आप चाहे तो लिख सकते हैं सवाल। अगर आप लिख रहे हैं तो मैं थोड़ा धीरे-धीरे बोलूँ या फिर मैं कंटिन्यू करूँ आगे? हेलो? आप ये क्वेश्चंस अगर लिखना चाहें तो मैं थोड़ा धीरे-धीरे बोलूँ इनको, नहीं तो मैं क्वेश्चंस थोड़ा आपको बता दूँ और मैं आगे बढ़ूँ? सर धीरे-धीरे बोल दीजिए, लिख रहे हैं। जी। पहला क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है, मैं कैसे मानूँ कि यह विचार एकदम सटीक है? मतलब जो आपके मन में विचार आ रहा है, तो मैं कैसे मानूँ कि यह विचार एकदम सटीक है? आप जब लिख लें तो मुझे यस बोल दीजिएगा, मैं आगे बढ़ूँगा। यस सर। यस सर। ओके। दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप से ज़रूर पूछिए, मेरे इस विचार या धारणा को समर्थन करने के लिए मेरे इस विचार या धारणा को समर्थन करने के लिए मेरे पास क्या सबूत हैं? रिपीट करता हूं क्वेश्चन, मेरे इस विचार या धारणा को समर्थन करने के लिए मेरे पास क्या सबूत हैं? डन। मतलब ओके। थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, इस धारणा या विचार, जो विचार आपके मन में, इस धारणा या विचार को टेस्ट करने के लिए मेरे पास क्या उपाय है? इस धारणा या विचार को टेस्ट करने के लिए मेरे पास क्या उपाय है? आई रिपीट द क्वेश्चन, इस धारणा या विचार को टेस्ट करने के लिए मेरे पास क्या उपाय है? नेक्स्ट पे चलें। यस सर। ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज, क्या मेरे पास ऐसा कोई इंसान है, क्या मेरे पास ऐसा कोई इंसान है या फ्रेंड है, मित्र है, जो मेरे इस विचार में, यह धारणा में मुझे सही रास्ता दिखाने में मदद कर सके? यानी कि जो थॉट्स आपको आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, क्या मेरे पास ऐसा कोई इंसान या मित्र है जो मेरे इस विचार में मुझे सही रास्ता दिखाने में मदद कर सके? यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन, क्या यह विचार, जो आपको विचार आ रहा है, क्या यह विचार या धारणा मददगार है? क्या यह विचार या धारणा मददगार है? मतलब आपको जो थॉट आ रहा है, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, कि अनरीजनेबल है, आप बस जबरन सोचे ही जा रहे हैं इसके बारे में? तो क्या यह विचार या धारणा मददगार है? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट पर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, क्या इस परिस्थिति को देखने का कोई और तरीका या विचार है? क्या इस परिस्थिति को देखने का कोई और तरीका या विचार है? रिपीट, क्या इस परिस्थिति को देखने का कोई और तरीका या विचार है? डन। यस सर। ओके। नेक्स्ट वन, क्या मैं किसी संज्ञानात्मक विकृति, आप इसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी लिख सकते हैं, क्या मैं किसी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के फेर में तो नहीं आ रहा हूं या आ रही हूं? क्या मैं किसी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के फेर में तो नहीं आ रहा हूं या रही हूं? नेक्स्ट। हेलो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मेरी जगह मेरे पिता, माता, अगर मेरी जगह मेरे पिता, माता या मेरे आइडल होते, जिन्हें आप अपना आइडल मानते हैं लाइफ में, वो चाहे आपके मदर फादर पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई काउंसलर हो सकता है या कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, तो अगर मेरी जगह मेरे पिता, माता या मेरे आइडल होते,
तो वे इस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करते या रास्ता खोजते। आई रिपीट द क्वेश्चन, अगर मेरी जगह मेरे माता पिता या मेरे आइडल होते तो इस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करते या रास्ता खोजते। Yes, sir. Done. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, मेरा कोई मित्र अगर इस परिस्थिति में होता तो मैं उसे क्या उपाय बताता। मेरा कोई मित्र अगर इस परिस्थिति में होता तो मैं उसे क्या उपाय बताता। Yes, sir. ओके, इन सब सवालों को आप अपने आप से पूछें, और अगर आपको फिर भी रास्ता ना मिले तो आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगा, आप अपने आसपास कोई अच्छे काउंसलर आपके कॉलेज में होंगे या आपके यहाँ पर कोई क्लिनिक है तो साइकोलॉजिस्ट, उनके भी कांटेक्ट में आप आ सकते हैं जो आपको इसका समाधान देंगे, क्योंकि डिस्टॉर्शंस कई तरह के होते हैं। मैंने आपसे बहुत सिलेक्टेड बात की है इन डिस्टॉर्शन पे, तो विश्वास मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका जीवन काफी हद तक आसान भी हो जाएगा इससे। आखिर Yes. में यही कहूंगा कि आप घटना को देखें और उस घटना से जो आपके मन में विचार बन रहे हैं उन विचारों को ध्यान से देखें। विचारों से आपके मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है उन्हें संभालने की कोशिश करें, और भावनाओं से जो व्यवहार बन रहा है उस व्यवहार को आप देखें कि किस विशिष्ट परिस्थिति यानी कोई स्पेसिफिक सिचुएशन जो है में आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और किस तरीके से अपने विचारों और भावनाओं पर कार्य करके क्या आप उसे बदल सकते हैं। So that's Yes. all for today. And you can read my blogs on www. You can note it down. It's www.thepsychologistblog.com. I repeat, it's www.thepsychologistblog.com. You can follow me on YouTube, जहाँ पर मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ। सून थोड़ी अच्छी रिहेबिलिटेशन और डी एडिक्शन पे भी उस पे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली है। तो चैनल नेम इज द साइकोलॉजिस्ट ब्लॉग। आप यूट्यूब पर देखेंगे एक येलो कलर का आपको बैकग्राउंड दिखेगा जिस पर माइंड बना हुआ है। यू कैन फॉलो मी ऑन दैट एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच।